नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित अब यहाँ पर नताशा को कहता है कि आप यहाँ पर रहिए और हाँ, आप अक्षय वर्मा को भी यहाँ पर ले आइए। उसके बाद आप दोनों यहाँ पर आराम से रहना। अब उसकी इस बात को सुनकर अब नताशा भी कहती है ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। तो अब रोहित कहता है लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आने के बाद फिर आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं पर ही प्रोवाइड होंगी। और ये कहते हुए रोहित अब वहाँ से चिराग और अब्दुल के साथ अब अपने यानी कि किंग के पैलेस के लिए निकल जाता है। रोहित जैसे ही यहाँ से निकलता है तो उससे पहले वो यहाँ पर अब स्टैचू को ही सारी की सारी कमांड दे देता है और साथ के साथ वो उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता है कि पैलेस में जितने भी फोटो हैं वो उन्हें एक रूम में रख कर लॉक कर दे। और इधर अपना काम करने के बाद रोहित अब अपने पैलेस से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में यहाँ पर रेखा मूर्ति अभी अपने कमरे में थी कि तभी उसके पैलेस का यहाँ पर मेन दरवाजा की बेल बजने लगती है। जैसे ही यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस की बेल बजती है तो एक सर्वेंट अंदर से जाकर अब यहाँ पर दरवाजा खोलता है। जैसे ही यहाँ पर इस सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो उसके सामने लगभग एक 6 फीट का एक इंसान खड़ा हुआ था। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्वेंट उसे जानता था, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि करण गुलेरिया अब तक यहाँ पर लंदन पहुँच चुके थे। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर धनंजय पीरामल पेरिस पहुँच चुके थे तो करण भी अब तक लंदन आ गए थे और करण सबसे पहले यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस में ही आते हैं। करण गुलेरिया को देखकर अब वो सर्वेंट करण से कहता है सर आप यहाँ पर अंदर आइए। और ये जैसे ही यहाँ पर उस सर्वेंट ने करण गुलेरिया को अंदर आने के लिए कहा तो ये सुनते ही करण गुलेरिया भी अब अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद अब वो यहाँ पर पैलेस में सब तरफ देखते हैं कि कहीं कहीं उन्हें रेखा मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन जब उन्हें वहाँ पर हॉल में सामने कहीं पर भी रेखा मूर्ति नजर नहीं आई तब वो सर्वेंट से कहते हैं रेखा मूर्ति वो कहाँ पर हैं? क्या वो अपने कमरे में है क्या? अब करण की इस बात को सुनकर अब वो सर्वेंट कहता है सर वो तो अभी अंजलि मल्होत्रा के रूम में है। वो क्या है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो बस उन्हें देखने के लिए ही गई हैं। अगर आप कहें तो क्या मैं उन्हें बुला दूं? अगर आपको उनसे कुछ जरूरी काम है तो, नहीं तो आप यहाँ पर हॉल में बैठ जाइए, तब तक शायद वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब उस सर्वेंट की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं रहने दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस वो रूम बता दो कि आखिर अंजलि का कमरा कौन सा है, मैं खुद ब खुद ही वहाँ चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे उनसे जरूरी काम है, इसलिए मैं वहीं पर ही उनसे जाकर मिल लूंगा। अब ये सुनते ही वहाँ पर अब वो सर्वेंट कहता है कि लेकिन सर पहले थोड़ा चाय नाश्ता कुछ ले लीजिए। अब उसकी बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं नहीं अभी नहीं, मैं बस एक बार उनसे मिल लेता हूँ। और अब ये सुनते ही अब सर्वेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो अब उन्हें कहते हैं कि सर आप यहाँ से 2nd फ्लोर पर जैसे ही जाओगे तो 2nd फ्लोर से 3rd रूम अंजलि का ही है, इसलिए आप अंजलि मैडम के रूम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी अब वहाँ से एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही करण गुलेरिया अब यहाँ पर एलिवेटर में आते हैं तो वो यहाँ से सीधा ही 2nd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं और अब कुछ ही सेकंड में वो यहाँ पर 2nd फ्लोर पर थे। 2nd फ्लोर पर आने के बाद वो सर्वेंट के बताए अनुसार यहाँ पर 3रे नंबर वाले दरवाजे के सामने खड़े थे। और वो जैसे ही यहाँ पर दरवाजे के पास आकर अब उसे नॉक करने लगते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर दरवाजा और नॉक हुआ तो अंदर, क्योंकि रेखा मूर्ति और अंजलि मल्होत्रा दोनों ही थी, तो रेखा मूर्ति के कानों में जैसे ही दरवाजे को नॉक होने की आवाज आई तो एक पल के लिए तो रेखा मूर्ति को लगा कि आखिर अब कौन होगा जो उसके दरवाजे को नॉक कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर रेखा मूर्ति ही जब कहती थी तभी यहाँ पर कोई सर्वेंट आता था, अदरवाइज यहाँ पर कोई सर्वेंट भी नहीं आता था। सारा सब कुछ यहाँ पर रेखा मूर्ति ही देख रही थी। इसलिए एक पल के लिए तो उसे ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा, लेकिन अब वो यहाँ पर कि आखिर कौन हो सकता है, वो ये सोचकर अब यहाँ पर दरवाजे को खोल देती है। रेखा मूर्ति ने जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुला तो यहाँ पर रेखा मूर्ति के सामने करण गुलेरिया खड़े थे। करण गुलेरिया के यहाँ पर हो सकते हैं, इसके बारे में तो रेखा मूर्ति ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इवन उन्हें पता भी नहीं था कि करण गुलेरिया यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए जैसे ही करण गुलेरिया उसे वहाँ पर दरवाजे पर दिखाई देते हैं तो अब यहाँ पर रेखा मूर्ति कहती हैं, करण आप यहाँ पर, अब आप अगर यहाँ पर आ रहे थे तो काश आप हमें पहले बता देते। करण की इस रेखा मूर्ति की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण अभी कुछ ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं, वो अंजलि कहाँ है, वो ठीक तो है ना। इधर ये सुनते ही अब रेखा मूर्ति, जो कि अभी भी हैरानी में थी क्योंकि अभी करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब वो उनसे कहती है, क्या बात है, आप यहाँ पर आए हैं। वैसे एक मिनट, क्या आपके साथ स्वाति दीदी भी आई हैं क्या? देखिए, अगर वो भी यहाँ पर आई हैं तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए। तो अब इस बात का जवाब देते हुए अब करण यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहते हैं, अरे नहीं रेखा, वो भी यहाँ पर नहीं आई है। वो क्या है ना कि उसे इंडिया में कुछ काम था तो बस वो वहीं पर ही है। वैसे अंजलि के बारे में बताया नहीं तुमने, क्या अंजलि ठीक है? अब करण की ये बात सुनते ही अब रेखा मूर्ति अब यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हट जाती है और अब वो करण को कहती है, आप खुद ही देख लीजिए ना, आप अंदर आइए और देखिए अंजलि की हालत कैसी है। इधर रेखा मूर्ति ने जैसे ही ये कहते हुए वो साइड से हटी तो ये सुनते ही करण गुलेरिया की नज़र जब सामने बेड पर जाती है तो उस बेड पर अभी अंजलि लेटी हुई थी। तो वो अंजलि को देखते हैं और अब अंजलि को देखकर अब वो उसके पास जाते हैं और अब अंजलि से कहते हैं, अंजलि। इधर जैसे ही करण गुलेरिया ने अंजलि का नाम लिया तो अब अंजलि करण की तरफ देखती है और अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब अंजलि से कहते हैं, अंजलि तुम ठीक तो हो ना। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, करण तुम यहाँ पर क्या कुछ काम के सिलसिले में आए थे या बस ऐसे ही? अब करण कहता है, नहीं बस तो ऐसे ही, यही देखने के लिए कि तुम्हारा हाल चाल अब कैसा है। अब यहाँ पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, क्या आपके साथ स्वाति भी आई है? अब अंजलि की ये बात सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं अंजलि, स्वाति तो नहीं आई है और लेकिन अब तुम ये बताओ, अब तुम कैसी हो? अब करण की इस बात को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, करण मैं कैसी हो सकती हूँ, अब तुम ही बताओ। अब और वैसे भी पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या राजीव ठीक है? राजीव ने देखो मुझसे कहा था करण कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन देखो ना, अरे कोई ये तो बताओ कि क्या कुछ ऐसे संभाला जाता है? अरे उसने क्या किया? अरे इस तरह से संभालना, हाँ कोई संभालना होता है क्या? अगर मुझे पता होता कि वो मेरे पीछे से ऐसे संभालेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती करण। सॉरी करण, मेरी वजह से तुम्हें और राजीव को बहुत सारी परेशानी हुई ना। अब यहाँ पर अंजलि की इस बात को सुनकर अब करण कहते हैं, देखो अंजलि, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब करण की बात को टालते हुए भी यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, नहीं करण, राजीव ने जो किया, राजीव ने बिल्कुल ही गलत किया। राजीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजीव को मेरा इल्ज़ाम खुद पर नहीं लेना चाहिए था। अरे राजीव ने मेरे किए हुए खून को अपने ऊपर लिया है और मैं जानती हूँ कि उसने ये सब क्यों किया है, इसीलिए ना कि ताकि कानून के हाथ मुझ तक ना पहुँच सके। लेकिन ये मैं अभी भी यही कहूँगी कि उसने ये सब कुछ बहुत ही गलत किया है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ सच कहूँ तो उस राजीव में वो इतना बड़ा हो चुका है लेकिन उसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। जहाँ पर उसे अपने दिमाग को यूज करना चाहिए वहाँ तो वो अपने दिमाग को कभी यूज करता ही नहीं है। अरे उसके अंदर उसे क्या लगता है, हाँ अगर उसे कुछ हो जाएगा और वो भी मेरी वजह से तो क्या मुझे खुशी होती? हाँ देखो करण, तुम्हारे से तो कुछ भी छिपा नहीं है ना। तुम तो मुझे भी राजीव को भी सब कुछ अच्छी तरह से जानते हो। सच कहूँ अगर एक बार राजीव मेरे सामने आए ना करण तो मैं अपने सारे के सारे सवालों का जवाब उससे पूछूंगी।
यहाँ पर अंजलि की बातों को सुनकर अब करण साफ साफ समझ रहे थे कि भले ही अंजलि यहाँ पर आगे बढ़ चुकी थी, अंजलि किशन से शादी कर चुकी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि एक समय था जब वो राजीव से इतना प्यार करती थी। और यहाँ पर ये सब देखकर करण को थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, लेकिन उस समय ही ऐसा था कि करण के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अंजलि की शादी किशन से करवा दी थी। लेकिन अब यहाँ पर उन बातों को साइड में रखते हुए अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, अंजलि देखो देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मानता हूँ कि राजीव ने गलत किया है। अरे राजीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजीव को इस तरह से अपने ऊपर पूरा इल्जाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन शायद उसने ये सब इसीलिए ही किया हो कि ताकि पुलिस तुम तक ना पहुंचे। और वैसे भी राजीव को जब ये पता चला कि उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, तो शायद उसने ऐसा कुछ सोचा होगा, क्योंकि उसके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था इधर यहाँ पर। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, राजीव अब पूरी तरह से आज़ाद है। राजीव को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब ये सुन यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो करण? क्या राजीव बरी हो चुका है? क्या राजीव को अब किसी भी तरह का कोई भी कानून का शिकंजा नहीं है उसके ऊपर? अब अंजलि की इस बात को सुनकर अब करण कहते हैं, हाँ अंजलि, मैं सिर्फ तुम्हें दिलासा देने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, इवन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम रेखा से भी पूछ सकती हो। और वो ये कहते हुए रेखा की तरफ अब देखने लगते हैं। इधर इन दोनों की बातों को सुनकर अब रेखा मूर्ति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिससे अब अंजलि को थोड़ा सा विश्वास होता है कि सच में राजीव अब बिल्कुल आज़ाद है। अब यहाँ पर करण कहते हैं, देखो अंजलि, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सो बी रिलैक्स। और हाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं सच कहूँ तो अब शीला मर्डर केस शायद अब क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि आखिर खून किसने किया है इस तक तो पुलिस पहुँच ही नहीं पा रही है। और क्योंकि राजीव ने ये गुनाह अपने सिर पर लिया था, इसलिए राजीव ये केस हारने वाला था। लेकिन वो क्या है ना कि ये महेंद्र ने अपनी समझदारी से ये केस जीत लिया। एनीवे, और किसी को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये खून किसने किया है किसने नहीं। इसलिए तुम अपना ख्याल रखो और इन सारी की सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब करण की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है करण, अगर तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहले अब मुझे ये बताओ कि राजीव कैसा है? अरे राजीव की भी तो हालत ठीक नहीं होगी ना, अपने ऐसे दोनों ही बच्चों की ये खबर सुनकर। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो अंजलि, मुझे ये तो अब मैं नहीं कह सकता कि राजीव कैसा है, क्योंकि उसकी तबीयत उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो ऐसे बिल्कुल शांत तो बैठेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा होगा। मैं राजीव को अच्छी तरह से जानता हूँ। करण की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, थक गए होगे ना करण तुम? हाँ, इतना लंबा सफर जो तय करके आए हो, इसलिए चलो अभी जाकर तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, इधर अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ अंजलि, तुम भी अभी आराम करो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। और हाँ, अब नो स्ट्रेस। और ये कहते हुए ही वो यहाँ पर रेखा मूर्ति की तरफ देखकर कहते हैं, आप जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण की इस बात को सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, हाँ चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ, जहाँ पर आप जाकर आराम भी कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति अब करण के आगे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं रेखा मूर्ति को जाता हुआ देखकर करण गुलेरिया भी अब उनके पीछे ही चले जाते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद रेखा मूर्ति अब यहाँ पर एक रूम के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर अंदर आने के बाद अब रेखा मूर्ति कहती है, देखिए ये आपका रूम है, यहाँ पर आप जब तक चाहें जब तक आराम से रह सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की अगर यहाँ पर ज़रूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। रेखा मूर्ति की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच रेखा, लेकिन मुझे तुमसे अब कुछ बात करनी है। करण की इस बात को सुनकर अब रेखा कहती है, हाँ आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, बताओ आपको क्या कहना है। इधर अब रेखा की इस बात को सुनकर
अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, रेखा देखो, अंजलि को यहाँ पर किस लिए भेजा गया है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि अगर अंजलि वहाँ पर रहती तो उनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और तुमसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। करण की इस बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति थोड़ी सी हैरान जरूर होती है कि आखिर करण उससे घुमा फिरा कर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर करण की बातों को ध्यान से सुन रही थी। इधर अब रेखा को अपनी तरफ इस तरह से सुनने की क्षमता के साथ देखता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, रेखा हमें हर हाल में अंजलि को प्रोटेक्ट करना होगा। देखो, अंजलि को यहाँ पर भेजने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि उसका वो यहाँ पर जल्दी रिकवर कर जाएगी, वो वहाँ के माहौल से निकल जाएगी, बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो उसको यहाँ पर भेजने का एक मोटिव ये भी था कि अंजलि हमारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट रहे, हमारे दुश्मनों की पहुँच अंजलि तक ना हो। क्योंकि देखो, एक बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि राजीव ने पहले जिन लोगों के साथ काम किया था वो लोग अच्छे नहीं थे। राजीव को इसलिए अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो, और मुझे तो पूरा यकीन है कि राजीव को वापस अपने काम में लगाने के लिए उसके लिए वो लोग अंजलि तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अंजलि का ही वो लोग अब सहारा लेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शीला भी तो उन्हीं लोगों के साथ थी, इसलिए शीला ने हर एक इन्फॉर्मेशन तो उन तक पहुंचा ही रखी होगी। उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि राजीव की कमजोरी क्या है, इसलिए अगर वो लोग यहाँ अंजलि तक पहुंच गए तो उनके लिए वो काम और भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की पहुंच यहाँ अंजलि तक हो, उन्हें किसी भी तरह की भनक भी लगे, इसलिए हमें केयरफुल अब रहना होगा। किसी को भी यहाँ पर ये नहीं पता होना चाहिए कि अंजलि यहाँ पर है, तुम्हारे पास है। करण की ये बात सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, बाकी सब तो ठीक है, वैसे मैं आपकी बातों से सब एग्री भी करती हूँ, बाकी सारी सिक्योरिटी तो यहाँ पर मैं संभाल ही सकती हूँ, लेकिन वो हरी आंख वाली नेत्रा, उसका क्या करेंगे करण, क्योंकि उसके बारे में तो आप भी जानते हो। अगर वो हरी आंख वाली नेत्रा यहाँ पर आ गई तो फिर उसके सामने तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इवन उसके सामने तो हमारी सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसके सामने हम अंजलि को कैसे बचा सकते हैं? क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? रेखा मूर्ति की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, मैं भी बस यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं अब सच कहूँ तो नेत्रा की मौत अब हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नेत्रा नाम का कांटा हमारे आगे से नहीं हटता तब तक हम लोगों को ये डर ही लगा रहेगा, क्योंकि नेत्रा के सम्मोहन में आने से खुद को रोकना वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर हम उसके सम्मोहन में आ जाते हैं तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। नेत्रा ही तो यहाँ पर सबसे बड़ी हम लोगों के लिए एक सच कहूँ तो हमारी कमजोरी ही बनती जा रही है। इधर उसकी इस बात पर अब यहाँ पर रेखा मूर्ति कहती है, एनीवे आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। वैसे भी हमें जहाँ तक हमसे हुआ हम किसी को भी अंजलि के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। एनीवे आप अभी फ्रेश हो जाइए, आप थक गए होंगे, मैं तब तक आपके लिए लंच की तैयारियां करवाती हूँ। रेखा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, तो वहीं अब रेखा मूर्ति वहां से चली जाती है। रेखा मूर्ति के जाने के बाद अब करण गुलेरिया यहाँ पर अब अपने बैग को खोलकर अब अपने कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर अपना पूरा सामान लेकर आए थे। उन्हें पता था कि अब उन्हें कुछ समय तक यहीं पर ही रुकना है। अब अपने बैग से अपने कपड़े निकाल कर वो शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ लंदन में ही राहुल के घर में इधर राहुल और आलिशा दोनों ही बस धीरज को ही देख रहे थे, क्योंकि अब तक राहुल की बात रोहित से तो हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था कि आखिर वो धीरज के लिए करे तो क्या करें, क्योंकि धीरज की ये हालत देखकर राहुल को काफी बुरा भी लग रहा था, साथ के साथ आलिशा को भी, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब उसके लिए डॉक्टर अरेंज करें तो अरेंज करें कैसे।
इधर अब यहाँ पर आलिशा अब राहुल से कहती है, आपको क्या लगता है हमें ये लेप इन्हें लगाना चाहिए? जो लेप अब यहाँ पर इस बैग में आया हुआ है, क्या ये लेप इनके लिए सुरक्षित होगा? आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, देखिए रानी साहिबा, मुझे तो पहले से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये प्रिस्क्रिप्शन किसने दिया है, ये लेप किसने भेजा है। मुझे इस चीज़ का वैसे भी कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये इन्हें लगाना चाहिए या नहीं। यहाँ राहुल ने ये कहा ही था कि तभी अब उसके फ़ोन पर अब यहाँ पर अनिका के फ़ोन से एक वीडियो कॉल आने लगता है। जैसे ही राहुल का फ़ोन रिंग होता है तो राहुल अब जल्दी से अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हम अनिका भाभी का ही फ़ोन है। और इसलिए वो जल्दी से अनिका के नंबर को देखकर अब साथ के साथ अब वो कहता है, चलो एटलीस्ट इनका कॉल तो आया, अरे इन्हें अब वक्त मिला है कॉल करने का। और ये टोंट करते हुए ही राहुल अब फ़ोन को उठाकर कहता है, भाभी जी बड़ी मेहरबानी हुई आपकी, हाँ जो आपने फाइनली अब तो हमें फ़ोन कर लिया। अब राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है, धीरज को क्या हुआ है राहुल? हाँ मुझे मिस्टर मारवा ने बताया था, मिस्टर मारवा फ़ोन पर कह रहे थे कि धीरज को मेरी ज़रूरत है, क्या हुआ है उन्हें? ये सुनते ही अब राहुल कहता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी अपने फ़ोन का बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए कि उन्हें क्या हुआ है। और हाँ, साथ के साथ आप हमारी हेल्प भी कीजिए। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका हमें अपना सिर हिलाती है। तभी यहाँ पर राहुल अब धीरज के पास जाते हैं और वो अब अपने फ़ोन के कैमरे को बैक साइड का ऑन कर देते हैं। और जैसे ही अब यहाँ पर राहुल अब धीरज को कैमरे से दिखा रहा था, तो जैसे जैसे अब यहाँ पर अनिका धीरज को देखने के लिए कह रही थी, तो राहुल भी वैसे ही अपने फ़ोन को रोटेट करता जा रहा था, ताकि अनिका फ़ोन इस वीडियो कॉल के थ्रू ही अच्छी तरह से देख सके कि आखिर धीरज की अभी कंडीशन कैसी थी। अनिका भी यहाँ पर ये सब देख ही रही थी कि तभी अब राहुल ये सब दिखा रहा था कि तभी अब राहुल के कानों में एक आवाज आती है, ओ माय गॉड धीरज, ये सब क्या हो गया है उसे। अब यहाँ पर जैसे ही राहुल ने ये आवाज़ सुनी, तो ये आवाज़ सुनते ही अब राहुल पहचान गया था कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके ताऊ जी की थी। अब यहाँ पर ये सब सुनते ही इस बात पर अब राहुल कहता है, ताऊ जी सॉरी, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इवन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर अब राहुल को इस तरह से थोड़ा सा पैनिक करता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, राहुल देखो, पहले तो तुम शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्या धीरज का कोई रिपोर्ट है, कोई प्रिस्क्रिप्शन है? जब तुम्हें ये मिला था, क्या इसके पास कुछ मिला था? अब यहाँ पर ये सुनते ही, क्योंकि अब यहाँ पर राहुल तो थोड़ा पैनिक कर गया था जैसे उसने अपने ताऊ जी की आवाज़ सुनी, तो भी यहाँ पर आलिशा जल्दी से फ़ोन को लेते हुए कहती है, ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं है अनिका, लेकिन हाँ धीरज के साथ हमें गाड़ी में एक कैरी बैग मिला था जिसके अंदर कुछ लेप था और साथ के साथ उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी था। अगर आप कहें तो हम आपको वो दिखा सकते हैं। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ आलिशा जरा जूम करके दिखाओ तो मैं देखती हूँ। और जैसे ही आलिशा ने अनिका की ये बात सुनी, तो आलिशा अब जल्दी से टेबल के पास जाती है और वो अब उस बैग में से वो प्रिस्क्रिप्शन को निकालती है और उसे बिल्कुल ही कैमरे के पास रख देती है। आलिशा ने उसे इतने पास रखा था कि ताकि अनिका उस प्रिस्क्रिप्शन को बड़ी ही आसानी से पढ़ सके और समझ सके। इधर उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अब अनिका कहती है, देखो आलिशा और राहुल, मैं आप दोनों को ही कह रही हूँ, आप दोनों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो इस प्रिस्क्रिप्शन से तो साफ साफ पता चल रहा है राहुल अब खतरे से बाहर है। और हाँ उसके साथ उस बैग में जो लेप दिया गया है ना, वो सच में बहुत ही एक अच्छा लेप है, इसलिए उसे धीरज के घाव जल्दी ही उससे भर जाएंगे। इसलिए बेझिझक होकर उसके घाव पर इस लेप का ही इस्तेमाल करो। और हाँ कुछ ही देर में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अब धीरज को जल्द ही होश भी आ जाएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अनिका की ये बात सुनते ही अब राहुल एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि धीरज की ऐसी हालत देखकर राहुल खुद घबरा गया था। तो वहीं अब धनंजय पीरामल कहते हैं, राहुल मुझे एक बात बताओ, क्या धीरज लंदन आया हुआ था?
अब अपने ताऊ जी की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ताऊ जी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर आया था या नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, वो तो मुझे मेरे घर के बाहर गाड़ी में मिला है। तो बस जैसे ही मैंने उसे इस हालत में देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूँ क्या। अब राहुल की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा भी कहती है, मामा जी जब तक धीरज को होश नहीं आ जाता है, सच कहें तो तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राहुल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो सच में ये हमें घर के बाहर ही मिले थे। अब तो सच में इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो अब ये ही होश में आने के बाद ही बता सकते हैं। इधर जैसे ही धनंजय पीरामल ने आलिशा की आवाज सुनी तो ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब आलिशा से कहते हैं, आलिशा बेटा, आप वहाँ ठीक तो है ना? आपको वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? अब धनंजय की इस बात पर अब आलिशा कहती है, मामा जी आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। एनीवे हम यहाँ पर अच्छी तरह से रह रहे हैं। आप बस उस काम को कीजिए जिसके लिए आकाश और हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा है, इसलिए बस आप जल्द से जल्द अपने उस काम पर फोकस कीजिए। हम यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं जानता हूँ कि आप एक कितने बड़े राजमहल में एक रानी के पद पर रह रही थी और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत कुछ आई नो आपको सफर करना पड़ रहा है और कर भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई भी शिकायत नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। इधर धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब यहाँ पर कवि आलिशा कहती है, नहीं मामा जी, अगर हमारे अंडरग्राउंड होने से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारा ये सफ़र कुछ भी नहीं है। एनीवे हम जो भी कुछ कर रहे हैं इससे फाइनली हमें एक सबक तो मिला है कि हमें कुछ तो काम अपने लिए करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रहकर हम धीरे धीरे काम करना सीख रहे हैं। ये देखकर अब धनंजय पीरामल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इधर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और हाँ, धीरज को जैसे ही होश आए प्लीज हमें बताना। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही राहुल कहता है, जी ताऊ जी आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही इन्हें होश आएगा तो मैं सबसे पहले आपको ही अपडेट दूंगा। इधर उन दोनों से कुछ देर तक बात करने के बाद अब अनिका अब यहाँ पर राहुल को घाव साफ करने के लिए कहती है। अनिका अब राहुल को हर एक छोटी से छोटी बात बड़ी ही अच्छी तरह से समझा देती है कि उसे किस तरह से धीरज के घाव को साफ करना है, कैसे उसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे उसके ऊपर लेप लगाना है। ये सब करते हुए उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी बातें वो अब राहुल को समझा देती हैं, क्योंकि वो खुद भी अनिका भी जानती थी कि आलिशा के वहाँ पर होने की वजह से वो इस तरह से किसी को भी वहाँ पर धीरज की देखरेख के लिए भेज भी तो नहीं सकती थी। इसलिए इधर अनिका ने जैसे ही राहुल को सब कुछ समझा दिया तो अब वो यहाँ पर राहुल को कहती है, ठीक है राहुल, देखो वैसे तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें कैसे क्या करना है, लेकिन अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो प्लीज़ बेझिझक कहना। इधर अब अनिका की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, ठीक है भाभी जी, लेकिन हाँ अगली बार जब मैं फ़ोन करूँ तो प्लीज़ फ़ोन को जल्दी उठा लेना। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में सिर हिलाती है और अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं अब राहुल कहता है, मैं उनके लिए थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आता हूँ और साथ के साथ अब एक कपड़ा भी लेकर आता हूँ। इधर यहाँ पर राहुल जैसे ही आलिशा को ये कहता है तो आलिशा भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका के कहे अनुसार अब राहुल यहाँ पर सबसे पहले गर्म पानी से अब उसके इन घावों को साफ करने वाला था, ताकि और उसके बाद फिर वो उस पे उस मरहम को लगाने वाला था। इधर जैसे ही राहुल ये कज कहकर जाता है तो आलिशा वहाँ पर धीरज के पास ही बैठ जाती है। इधर एक तरफ जहाँ पर राहुल और आलिशा धीरज को संभालने का काम कर रहे थे तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में किंग अब यहाँ पर, क्योंकि किंग उस कबूतर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए अब किंग अपने काम को पूरा करने के बाद अब उस कबूतर से कहते हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें हाँ एक इतनी लंबी उड़ान भरने की? तुम इतनी दूर से एक लंबी उड़ान भरकर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना, अगर यहाँ आने में तुम्हें थोड़ी सी भी और भी देर हो जाती ना तो क्या होता? तुम जानते हो
हाँ, अरे जिस चीज को देखने के लिए तुम अब तक जिंदा होते तो वो चीज तो तुम देख ही नहीं पाते। एनीवे, अब चलो आराम करो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी आराम करना बहुत ही जरूरी है। और अब ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और ये कहते हुए ही किंग अब उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने हेड ग्लव्स को निकालते हुए अब अपने हाथ को अच्छी तरह से वहां पर वॉश करने लगते हैं। और जब वो अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही किंग अब यहाँ पर अपने कमरे में आते हैं तो किंग की तो आंखें यहाँ पर एकदम से मोटी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि किंग यहाँ पर जो भी कुछ किंग ने देखा वो देखकर तो अब किंग को सच में थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। क्योंकि किंग ने जैसे ही देखा यहाँ पर उनके रूम में रिया खड़ी थी। अब रिया को देखकर यहाँ पर किंग सोचते हैं, अरे उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने यहाँ से सारी की सारी फोटो हटा दी थी, क्योंकि रिया यहाँ पर खड़ी होकर किंग के रूम में सारी की सारी फोटो को देख रही थी। उसे देखकर अब किंग कहते हैं कि मैंने सच में बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी और अनंता की फोटो मैंने दूसरी जगह पर रखी है, नहीं तो अगर आज ये बच्ची यहाँ पर देखती तो ना जाने कितने ही सवाल करती। और अब वो यहाँ पर रिया से कहते हैं, छोटी अनिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने बोला है? इधर अब किंग की ये बात सुनते ही रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर अलेक्जेंडर के बड़ी उसके सामने खड़े थे। इसलिए किंग को सामने देखकर अब रिया दौड़कर उनके पास जाती है और अब उन्हें वो एक जोर का हक करते हुए कहती है, बड़ी बड़ी थैंक यू सो मच। देखो, भले ही आप अलेक्जेंडर के बड़ी हो, लेकिन आज से आप मेरे लिए भी बड़ी हो। अब यह क्योंकि आपको पता है ना, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अरे आपने मेरे बस एक बार कहने से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतने सारे अच्छे गिफ्ट्स भेजे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब से आज से मैं भी आपको बड़ी कहूँगी। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ ठीक है, वो तो मुझे वैसे भी करना ही था, और वैसे भी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मैंने बस तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर तुम्हें ये एक रिवार्ड दिया है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं समझना कि तुम अपना रूटीन अब छोड़कर टाइम पास करो। ओके, जिस तरह अब तक तुम ये रूटीन फॉलो करते हुए आ रही हो, वैसे ही अब इस रूटीन को फॉलो करना। इधर किंग की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, मैं बड़ी कोई टाइम पास नहीं कर रही थी। अरे मैं तो बस उस सुपर विलन को ही हराने के लिए कुछ सोच रही हूँ। क्योंकि देखिए ना बड़ी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं और सुपर विलन को हराऊं कैसे। रिया की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ, आपको विलन और हीरो के बीच में क्या फर्क नजर आता है? अब किंग की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, हीरो बहुत ही अच्छे होते हैं और विलन अच्छे नहीं होते, वो बहुत ही गंदे होते हैं, वो बुरे होते हैं। रिया की ये बात सुनते ही अब किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब रिया से कहते हैं, ये जवाब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये जवाब छोटी अनिका अधूरा है। किंग की ये बात सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, अधूरा है, इसका क्या मतलब? तो पूरा जवाब क्या है? बड़ी बताइए ना। अब रिया की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, देखो छोटी अनिका, विलन का सिर्फ एक काम होता है और वो है सिर्फ मारना, क्योंकि विलन बस सबको मारना जानता है। उसे अपनी टीम की कोई भी चिंता नहीं होती है। उसकी टीम में कोई मरे जिए या कुछ भी हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस सबको मारना ही जानता है। लेकिन हीरो इससे विपरीत होता है। हीरो के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो अपने एक हाथ से किसी को यानी कि सामने वाले दुश्मन को मारेगा तो दूसरे हाथ से उसे अपने उन लोगों को भी बचाना होता है जो लोग उसके एक बार कहने मात्र से ही बिना अपनी जान की परवाह किए कुछ भी कर जाते हैं उसके लिए। वो एक बार मरने से भी नहीं डरते, तो वो अपने दूसरे हाथ से उन लोगों को बचाता है। यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब रिया के दिमाग में अचानक से एक आइडिया हिंट करता है। उसे एक आइडिया आता और अब वो जल्दी से कहती है, मुझे समझ में आ गया बड़ी, मैं बस अभी जाती हूँ। वैसे आप मेरे डैड जैसा ये मास्क पहनते हैं, देखो जैसा मेरे डैड मास्क पहनते हैं ना, आप भी बिल्कुल वैसा ही पहनते हैं। आप प्लीज़ मुझे अपना फेस दिखाइए ना
क्या आप मेरे डैड जैसे ही हैंडसम हैं, जितने हैंडसम मेरे डैड हैं। रिया ने अचानक से वो बात कह दी थी जिसके बारे में किंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी रिया भी उनसे ये बात कहेगी। लेकिन अब उसकी ये बात सुनते ही अब किंग अब यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों को अब पीछे फोल्ड करके अब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप अभी यहाँ से जाओ और जाकर अपना काम करो। इधर किंग की अचानक से स्ट्रिक्ट आवाज को सुनकर अब रिया कहती है, खड़ूस बड़ी। और ये कहते हुए ही रिया किंग के रूम से निकलकर अब अपने रूम के लिए चली जाती है। तो वहीं जैसे ही रिया अब इस कमरे से जाती है तो किंग अब अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और किंग अब यहाँ पर अपनी ही गहरी सोच में थे कि आखिर मनाली की कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि अब मनाली की कंडीशन तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इन सभी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तरफ जहाँ पर किंग ये सब सोच रहे थे तो दूसरी तरफ राजमहल में यहाँ पर धनंजय पीरामल जब अनिका ने इस फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अनिका को यहाँ पर टॉप फ्लोर पर लेकर आए थे, इसलिए अब धनंजय पीरामल अनिका से कहते हैं, अनिका क्या लगता है तुम्हें, हाँ धीरज की ऐसी हालत कौन कर सकता है? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? अब धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं पापा, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। अब तो तभी कुछ कह सकते हैं जब धनंजय हमें खुद बताएं। वैसे आप मुझे यहाँ पर टॉप फ्लोर पर क्यों लेकर आए हैं? अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम्हें ये बताने की कि तुमने ऐसी तलवारबाजी नहीं करनी चाहिए थी जो तुमने यहाँ पर राजमहल के दुश्मनों के सामने की है। सच कहूँ अनिका, तुमने ये एक बहुत ही बड़ी गलती की है। अरे इतने सालों तक मैं उस राज को छुपा कर रखा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये राज किसी के भी सामने आए कि कोई सच में महारानी से भी ज्यादा अच्छी या उनके जैसी तलवारबाजी कर सकता है, क्योंकि वो लोग बस चैलेंज इसीलिए ही दे रहे हैं ताकि वो लोग ये जान सके कि क्या उनकी ब्लड लाइन में का कोई है या नहीं। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने कदमों को अब उसी रूम की तरफ ही लेकर जाने लगते हैं जहाँ पर जाना यहाँ पर सभी के लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आज तक बस धनंजय पीरामल ही आए थे। क्योंकि धनंजय को अब ये तो पता चल चुका था कि स्वाति और अनिका को पता चल गया है कि स्वाति अवंतिका की बेटी है और अनिका को भी अपनी नानी माँ के बारे में जानना था, इसलिए अब वो अनिका से ये सब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी क्योंकि अनिका ने अब यहाँ पर दुश्मनों के सामने तलवारबाजी की है तो ये उसके लिए गलत है, इसलिए अनिका को ये सब इस आने वाले खतरे के बारे में भी अब धनंजय को आगाह करना था। इसलिए अब वो यहाँ पर उस रूम की तरफ अनिका को लेकर जाने लगता है। इधर अनिका ने भी जब जैसे ही ये सुना तो वो भी अब अपने मन ही मन में ऊपर वाले को अब थैंक यू कह रही थी, क्योंकि अनिका तो यहाँ पर ना जाने कितने ही प्लान बना रही थी कि आखिर वो अपनी नानी माँ के कमरे में कैसे जाए, क्योंकि किंग ने भी उसे साफ साफ कहा था कि वो धनंजय पीरामल की परमिशन के बिना उस कमरे में ना जाए। क्यों, और वैसे भी अब आज उसके लिए ये मेहनत उसका रंग लाने वाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद इस रूम में आना चाहती थी। इधर धनंजय पीरामल अब जब यहाँ पर अनिका को लेकर उस दरवाजे के पास आ जाते हैं तो अनिका देखती है कि यहाँ पर एक कीपैड लगा हुआ था और उसके ऊपर कुछ नंबर थे। धनंजय यहाँ पर आने के बाद अब इस कीपैड पर कुछ नंबर यहाँ पर डायल करते हैं। ये एक पासवर्ड था। जैसे यहाँ धनंजय ने उस पासवर्ड को पूरा किया तो वो दरवाजा अब खुल जाता है। इधर दरवाजा खुलने के बाद अब धनंजय पीरामल एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और वो अब अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही यहाँ पर धनंजय पीरामल अब कमरे के अंदर जाते हैं तो वो अनिका को भी कहते हैं, बेटा अंदर आओ अनिका। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर इस कमरे में स्विच की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी अब अपने कदमों को इस कमरे के अंदर की तरफ ही बढ़ा देती है। उस रूम में दिन के समय में भी यहाँ पर काफी अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी धनंजय पीरामल अब यहाँ पर स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर इस कमरे में स्विच ऑन हुआ तो अचानक से एक ऐसी रोशनी आई जिसकी वजह से अनिका की आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अनिका जल्दी से अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लेती हैं, क्योंकि ये रोशनी बहुत ही तेज थी। इधर कुछ देर के बाद अब धीरे धीरे से जैसे ही अनिका अपने हाथों को हटाकर अब धीरे धीरे
से अपनी आंखों को खोलती है तो यहाँ पर उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी सी तस्वीर थी। अनिका अब नीचे से ऊपर तक अब उस तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे ही अनिका ने उसके सामने इस चेहरे उस तस्वीर का चेहरा आया तो उसे देखकर तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। उसे भले ही इस बात का अंदाजा तो था कि उसकी नानी माँ कैसी होगी, लेकिन आज उसे विश्वास करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अनिका भी यहाँ पर अपने कदमों को धीरे धीरे अब उस तस्वीर की तरफ ही बढ़ा देती है और साथ के साथ अब वो यहाँ पर इधर उधर उस कमरे को भी देखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर हर एक चीज को देखकर नोटिस करने की कोशिश कर रही थी। और अब ये सब देखकर अब अनिका कहती है, पापा पापा कौन है ये? इधर अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो वही है नानी का इस राजमहल की रानी और हमारी रानी माँ, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि यही है हमारी क्वीन अवंतिका, यानी तुम्हारी नानी माँ। अब ये सुनते ही अब अनिका बड़े ध्यान से बस उनकी तस्वीर को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनिका यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर शायद इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो।